हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हमने पिछले वीडियो तक आपको क्या क्या चीज़ें बताया था। पूरा शुरू से लेकर पहले प्रकाश बताया, प्रकाश का गुण बताया, अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं ये बता दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। फिर हमने क्या बताया आपको, परावर्तन के नियम के बाद फिर दर्पण बता दिया। समतल दर्पण, गोली दर्पण ना, गोली दर्पण में दो बताया, एक उत्तल दर्पण, एक कौन सा, अवतल दर्पण। अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर हमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, तब आएंगे। अब जो नई टॉपिक्स पढ़नी है उसको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेगा। फिर से क्या कि दर्पण में कहाँ ध्रुव होता है, कहाँ मुख्य फोकस होती है, कहाँ क्या कहते हैं वक्रता केंद्र होती है, फिर वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, फोकस दूरी किसे कहा जाता है। छोटी छोटी कमेंट पूछी जाती है, यानी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिएगा कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब इस परिभाषा में छोटे छोटे परिभाषा कैसे इंडिकेशन किया जाएगा उसी को पढ़ना होगा। तो चलिए पहली हेडिंग देंगे आप। पहली हेडिंग इसमें क्या बनाएंगे, दर्पण का द्वारक। हेडिंग क्या बनाएंगे, दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है ना। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है एक चीज ध्यान दे दीजिएगा। जैसे हमने आपको गोली दर्पण में डिफिनीशन बताया था, ऐसे सर्कल होता है यानी गोला होता है कि नहीं होता है, मान लेते हैं ऐसे गोलाकार होता है। ठीक है ना, मान लीजिएगा ऐसे क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है खोखला। इसके बाद इसका क्या होता है, सेंटर होता है कि नहीं होता। इस सेंटर में हमने इस तरह भी आपको बताया था, ऐसे भी बताया था, इतना पार्ट कट कर लें, इधर भी बताया था, इधर भी क्या किया था, ऐसे बताया था ना। कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब जितना पार्ट ये कट कर कर निकाला जाता है, यह हटाया जाता है, मान लेते हैं इसको हटा दे रहे हैं, अब इधर से इसको हटा दे रहे हैं, तो यह जो जितना पार्ट निकाला जाता है, मान लेते हैं अगर इसको हम उत्तल दर्पण बना दें, मतलब दबा हुआ भाग कलाई कर दें पॉलिश, और इधर कौन सा भाग करें, उभरा हुआ भाग, अगर इसको पॉलिश किया जाएगा, ठीक है ना, और सब सेंटर को हटा देना, भी सेंटर से कोई लेना देना नहीं। ठीक, यह उत्तल दर्पण होती है, या कौन सी, अवतल दर्पण। तो यही जो परावर्तक पृष्ठ है जिधर से प्रकाश टकराएगी, ये वाला पृष्ठ, इसी का ये यहाँ से यहाँ तक की यह व्यास ही दर्पण का क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है, जिसको ABCD M1 M2 किसी से भी आप चाहेंगे तो प्रदर्शित कर सकते हैं। ये M1 होगा या क्या होगा, M2 होगा। कंफर्म है कि नहीं। तो देखिए कैसे डिफिनीशन लिखेंगे कि दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाती है, जिसे M1 M2 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। इसको चित्र बनाएंगे क्या, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक, इस फिगर को क्या करेंगे, बना लेंगे। बहुत छोटी छोटी है, एक एक मिनट 30 सेकंड में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब दर्पण का द्वारक हो गया। दूसरा क्या है, दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है। ध्रुव क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा दर्पण के द्वारक में। अब आएंगे दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर किसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करें ये तो बना लिए। अब उसके बाद देखिए, मैं तो इसी में बनाता रहूंगा, चलेंगे आगे। अब यही परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, इन दोनों के M1 M2 के बीचों बीच इस वाले हिस्से में जो पड़ेगा, मान लेते हैं, और इस पर क्या हो गया, ये बीच बिंदु है कि नहीं, इसी मध्य बिंदु को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव, जिसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल P से। यानी ये क्या दिखा है, दर्पण का ध्रुव दिखा जा रहा है। किसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। चलिए इसकी डिफिनीशन कैसे करेंगे, दर्पण का ध्रुव का, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाती है, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। P से दिखाएं। ठीक, उसके बाद ये फिगर क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए ये तो दूसरी होगी, ये खत्म, ये खत्म। अब अगली हेडिंग क्या देंगे, वक्रता केंद्र ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। वक्रता केंद्र के लिए
इसको तो हमें मिटाना होगा। हम एक हटा दे रहे हैं, एक को नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अभी एक से समझेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखो, अभी हम गोला जब सर्कल बनाए थे तो ऐसे बना था कि नहीं बना था? मान लीजिए ऐसे था ना। तो यह कांच के खोखले गोले का भाग था कि नहीं था? मान लेते हैं यहाँ उसका क्या था, सेंटर था। या मान लीजिए सेंटर को दिखाया किससे जाता है? सी से। किससे दिखाया जाता है? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंफर्म है कि नहीं? तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग था उसी का केंद्र ही क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। यानी यह इस साइड से काटा गया था। अगर हम इस डॉट को मिटा दें तो ध्यान दीजिए, जिस गोले का था यह, उसी की केंद्र क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता केंद्र। अदर जैसे दूसरी वाली कैसे लेंगे? ऐसे आएगी। ये दूसरा वाला फिगर बनाएंगे आप, ऐसे थे कि नहीं थे? यहाँ क्या था? M1, यहाँ क्या था? M2, और यहाँ क्या था? पोल था P। इसका क्या हो गई? इधर मान लेते होंगे, तो इसको भी तो C से दिखाएंगे कि नहीं दिखा? सही ना। तो देखिए, अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? वक्रता केंद्र की डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होती है उसी का केंद्र दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। रिपीट करके इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। ये चित्र हम किसका दिखा रहे हैं? दर्पण का केंद्र। दर्पण का केंद्र, ठीक है ना। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होती है उसी का केंद्र दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल C से। चलिए, यह हो गया, तीसरी हेडिंग हुई, ठीक है ना। आते हैं चौथी हेडिंग में। चौथी हेडिंग क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ यही कंफ्यूज करते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। चाहे आप C से लिखिए चाहे P से लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, हम पहले इसको हटा दें, इसको, ठीक। आइए, अब दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष क्या चीज है? तो मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से होकर मुख्य अक्ष को जो मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव से किसको? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर भी तो वही होगा, चाहे वक्रता केंद्र से लेकर कहाँ चले? ध्रुव की ओर चलेंगे, ठीक ना। तो यही जो रेखा होगी, यह जो रेखा होगी, इसी रेखा को क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। तो चित्र किसका बना है? मुख्य अक्ष का। किसका बना है? मुख्य अक्ष का, ठीक है नहीं। चलिए, डिफिनीशन इसका कैसे होगा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में इधर जा रहे हैं और उत्तर दर्पण में कहाँ रहे? सामने की ओर रहे। तो यह उत्तल दर्पण के लिए, यह किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण। चलिए, यह हो गया, 4 हेडिंगें खत्म हुई। 5वीं हेडिंग आप क्या देंगे? आप वक्रता त्रिज्या। हेडिंग क्या देंगे? वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहा जाता है? त्रिज्या होता क्या है? जैसे ध्यान दीजिएगा, आप त्रिज्या में करते क्या है? किसी सर्कल से भी लिया गया ना, किसी वृत्त से लिया गया, क्योंकि इसको हटा दे तो उसके बाद बताएं हम आपको। देखिए, जैसे अब इसको न मिटाएं, बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसे होता है सर्कल, वृत्त के केंद्र से ये परिधि वाला रीजन होती है। तो ऐसे हमने दर्पण को कट किया है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ ना ऐसे आएंगे तो यही तो होती है त्रिज्या आर यही तो होती है। यह तो टोटल व्यास होता है, इसी की आधी क्या होती है? त्रिज्या, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ कैपिटल आर से, रेडियस आर से लिया जाएगा। तो देखो, कांच के खोखले गोले का ही तो भाग होगी। जैसे मैं इतना मिटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ भी बता रहे थे कि यह पॉइंट कौन सा होगा? सी होगा। यहाँ कौन सा होगा? पी होगा। मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। सी और पी के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? आर कहलाती है। तो वही तो है यहाँ। देखिए कैसे इसका लिखेंगे,
दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होती है उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल आर। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल आर होती है, यानी पी के बीच की दूरी। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होती है उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, चलिए वक्रता त्रिज्या क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस फिगर को क्या करेंगे, बना लेंगे। चित्र क्या बनाएंगे, वक्रता त्रिज्या। मेरे लिए तो आसान हो गया। आप बार बार फिगर बना रहे होंगे, कुछ लोगों को गुस्सा आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कई बार रिपीट करेंगे, गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आएंगे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। इसके लिए अलग अलग फिगर बनाकर हम आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए मुख्य फोकस, ऊपर नीचे इसका फिगर बना देना। देखो अब समझो, मान लेते हैं यह कौन सी दर्पण होगी, दर्पण तो पहचान लेंगे अब ना, मुख्य अक्ष होगी, यह दूसरी होगी, यह भी मुख्य अक्ष होगी। अभी हर एक पॉइंटों को आपको याद करना होगा। देखो कहाँ कौन सा पॉइंट रहेगा, यहाँ क्या दे सकते हैं, यम1 यम2, यहाँ भी दे सकते हैं यम1 यम2, दे सकते हैं कि नहीं। यह क्या होगा, पी पोल होगा, ध्रुव, यह भी तो होता है पोल, ध्रुव होता है कि नहीं होता। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर इसका इस साइड क्या होती है, सी होती है, इसका इस साइड क्या होती है, सी होती है। वक्रता केंद्र उस साइड, इस वाले का अवतल दर्पण का इस साइड होता है, अवतल दर्पण का कहाँ होता है, इस साइड होता है। लेफ्ट राइट ध्यान दीजिएगा, इसका राइट होता है, इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है। अभी बता रहा है। ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस कहाँ किसे जाता है, प्रिंसिपल फोकस किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए। मैं एक रे भेज रहा हूँ उस पर प्रिंसिपल फोकस के लिए। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ऐसे प्रकाश किरणें दर्पण से क्या करेंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह ले जाएंगे ऐसे, देखिए, और इसके बाद इसको इसी के सीध में वापस ले जाएंगे। किसके सीध में, इसके सीध में, और इसको इसके सीध में ऐसे लेके जाएंगे। इधर ले जा रहा है कि नहीं, क्या ये दोनों कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, यह दोनों ऐसे भागती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये मिल रहे हैं कि नहीं, जिस बिंदु पर यहाँ मिलती है, इन दोनों के बीचों बीच मिलती है, इसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। यानी पी और सी के बीच जो मध्य बिंदु होगा, इसी को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। यह किस दर्पण में होगी, डाट डाट दिखाएंगे तो आभासी होगी। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतीत हो रही। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें तो, अवतल दर्पण, चलिए हम बात कर रहे हैं। देखो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, इससे परावर्तन के पश्चात ना मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से यह काटते हुए क्या होगी, वापस जाती है, मतलब ऐसे जाती है, तो इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। कंफर्म है कि नहीं। यानी आएगी, टकराएगी, टकराने के पश्चात इस बिंदु से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी इसको मुख्य अक्ष को काटते हुए जिस बिंदु से जाती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक ना, यह से प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक, इधर भी यह है। ठीक है कि नहीं, एक बना, एक ही बना सकते हैं, नहीं तो दोनों बना लिख सकते हैं। आई टकरा कर जा रही, तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी तो इसको भी हटा सकते हैं, ये तो नियम में बता देंगे। एक ही बनाइए, ऐसे रहेगा। तो जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। किसका, दर्पण का। अब जैसे मुझे जब बार बार फिगर बनाना होगा तो ध्यान दीजिए, मैं अब ऐसे बनाऊंगा, वो तो आपको समझाने के लिए होगा। कौन सा दर्पण, अवतल, यहाँ कौन सा बिंदु, पी, अब यहाँ क्या, सी। अब इन दोनों के बीचों बीच आएगी तो पी और सी के मध्य बिंदु ये क्या होगी, एफ होगी। ऐसे याद रखिएगा, और उस वाले में उस तरह बनेगा।
ठीक है, आपको तो अभी प्रेजेंट में ऐसे बनाना होगा। तो चलिए बोल रहे हैं डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, मुख्य फोकस में लिखिएगा। किसी भी दर्पण से नहीं, ऐसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ध्यान सुनिए, हम कह रहे हैं जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब डॉट डॉट ना, जाती है सीधा सीधा। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, किसी भी दर्पण में ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखेंगे, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, उसके बाद इन दोनों फिगर को क्या करेंगे, बना लेंगे। ये चित्र किसका बना है, मुख्य फोकस का। किसका बना है, मुख्य फोकस का, मुख्य फोकस का। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब लास्ट हेडिंग आपके लिए क्या होगी, फोकस दूरी। लास्ट हेडिंग क्या होगी, फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ किसे कहा जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, आइए। ठीक है, बना लीजिएगा इसको अच्छे से। आइए आएंगे, लास्ट हेडिंग क्या है, फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिए, अभी यही परीक्षा आपकी है। अब दर्पण तो पहचानने आना होगा हर हाल में। अगर दर्पण पहचानने नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे ये होती, चलिए यह ऐसे होती है। ठीक है ना, कौन कौन सा दर्पण है पता नहीं, कहेंगे पता नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सा होता है, पी होता है, यहाँ कौन सा होता है, सी। अभी इन दोनों के बीचों बीच का बताओ, बीचों बीच मिडिल पॉइंट क्या होगा, एफ होता है। यहाँ क्या, पी, यहाँ कौन सा एफ, यहाँ कौन सा सी। सही है कि नहीं। तो देखिए, अब फोकस दूरी किसे कहा जाता है, दर्पण में ना ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी किसके बीच की दूरी, यहाँ पी और एफ के बीच की दूरी हुई क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी तो होगी स्मॉल एफ। ठीक है कि नहीं, यानी एफ और पी या पी और एफ, यह भी तो बोल सकते हैं, पी और एफ बोले या एफ है या पी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। डिफिनीशन लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, किसी भी दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखेंगे तो इसको कम से कम सभी मिला जुला कर हमें लगता है कि 2 पेज 2.5 पेज में जाएगा। तो अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिख कर याद कर लीजिएगा, सभी पर कमेंट पूछी जाती है। और ऐसे फिगर मैं बार बार बनाऊंगा, यह हटा दूंगा, ऐसे बनेगा। तो कहाँ से आया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ फार्मूले भी पढ़ने हैं। फिर अभी फार्मूले के पहले हम आपको बताएंगे कैसे कैसे नियम है प्रतिबिंब बनाने के लिए, कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। 6 कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए, 2 कंडीशन है किसमें, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।